हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया था, द 7 एजेस ऑफ मैन का ब्रीफ और समरी बताया था, और उसमें इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज तक उसकी कंप्लीट जानकारी दी गई। और आज ये दूसरा वीडियो जारी कर रहा हूँ, द 7 एजेस ऑफ मैन। और द 7 एजेस ऑफ मैन की ये टेक्स्ट की लाइन है, लाइन टू लाइन कंप्लीट इसकी डिटेल स्टडी है, और इस डिटेल स्टडी में अपने जाएंगे। ओके, द फर्स्ट लाइन, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। विलियम शेक्सपियर, इससे पहले मैंने बताया था ये पोएट्री द 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, और इंग्लिश कंपल्सरी +2 की ये पोएट्रीज है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, विलियम शेक्सपियर कहता है कि पूरा संसार एक रंगमंच है, पूरी दुनिया को उसने रंगमंच कहा है। एंड ऑल द मैन एंड विमन मियरली प्लेयर। ऑल द मैन एंड ऑल द मैन एंड विमन मियरली प्लेयर। संसार को उसने रंगमंच कहा। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा संसार है, इस संसार को उसने स्टेज कहा है, और इस संसार में रहने वाले सारे के सारे स्त्री और पुरुष को उसने जो कहा है वो प्लेयर कहा है। ओके, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। रंगमंच समझ रहे ना, जैसे एक स्टेज होता है और उसके सामने जो ऑडियंस बैठे होते हैं, और जो ऑडियंस विभिन्न प्रकार स्टेज के ऊपर जो एक्टर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं। और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं, तो जो रंगमंच होता है। ओके, एंड ऑल द मैन एंड वीमन मियरली प्लेयर, इस संसार में रहने वाले सारे के सारे स्त्री और पुरुष वो प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स का मतलब अभिनय करने वाले, दैट मीन्स एक्टर। ओके, इसमें फ्रेंड्स, गाइज, डियर स्टूडेंट, इन दो स्टार्टिंग लाइन में एक लिटरेरी टर्म्स का यूज किया। विलियम शेक्सपियर ने एक लिटरेरी टर्म का यूज किया है, और उस लिटरेरी टर्म का नाम है मेटाफर। मेटाफर का यूज किया है कि यहां वो मेटाफर का यूज करा। मेटाफर का मतलब रूपक अलंकार, वो रूपक अलंकार का प्रयोग कर। रूपक अलंकार क्या है? Metaphor is a literary term in which there is no hidden meaning, there is completely direct meaning, जिसके अंदर एक संपूर्ण मीनिंग होता है, कोई मीनिंग छिपा हुआ नहीं होता है। इन सिमिली there is a hidden meaning, सिमिली के अंदर मीनिंग छिपा हुआ होता है। All the world is a stage, पूरा संसार एक रंगमंच, पूरे संसार को उसने एक रंगमंच की संज्ञा दी है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मियरली प्लेयर, संसार में रहने वाले सारे के सारे स्त्री और पुरुष वो प्लेयर्स हैं, वो अभिनय करने वाले। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। दे वर्ड इज हियर रेफर टू, दे वर्ड का जो प्रयोग हुआ है वो सारे के सारे मैन एंड वीमन, इस संसार के सारे स्त्री और पुरुष, दे हैव देयर एग्जिट्स, इस संसार के सारे स्त्री और पुरुष इस संसार से वो प्रस्थान करते हैं। एंड देयर एंट्रेंस, और उनका प्रवेश भी होता है। अब सारे के सारे स्त्री और पुरुष इस संसार से वो कैसे प्रस्थान करते हैं और कैसे इस संसार के अंदर उनकी एंट्री होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक मंच होता है, एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर एक अभिनय करने वाला एक एक्टर किस प्रकार से वो स्टेज के ऊपर जाता है, जैसे वो स्टेज के ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स, तो वो एंट्रेंस कर रहा है, यानी प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही स्टेज के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है, पूरी होने के बाद में 3 या 4 मिनट के बाद जैसे ही वो मंच से नीचे उतरता है, तो वो मंच से क्या कर रहा होता है? वो मंच से एग्जिट्स कर रहा होता है। एक प्लेयर होता है, वो मंच के ऊपर जाता है, अपनी परफॉर्मेंस को देता है, परफॉर्मेंस उसकी पूरी होती है, जैसे वो नीचे आ जाता है, तो एग्जिट और एंट्रेंस। और इस एग्जिट और एंट्रेंस का हमारे जीवन से क्या ताल्लुक है? जीवन से इसका मतलब कि बहुत सारे स्त्री और पुरुष इस संसार में जन्म लेते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, अपनी ड्यूटीज को करते हैं, अपना एक्शन करते हैं, अपना कार्य करते हैं, और जैसे उनका एक्शन कार्य कंप्लीट हो जाता है वो संसार से विदा हो जाते हैं। ओके, ये 3 लाइन है। देन 4th लाइन, उसकी इस पोएट्री की जो 4थी पंक्ति, एंड वन मैन इन हिज टाइम, एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्लेज निभाता है। यहां फ्रेंड्स, प्लेज का मतलब खेलने से नहीं है, प्लेज निभाता है, मैनी पार्ट्स, बहुत सारे भाग, और एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत सारे भाग निभाता है। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर वांट टू से टू अस
that a person has to play many parts in his life. एक व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे भाग निभाने होते हैं. Okay. His acts being 7 ages. His a person. एक व्यक्ति के acts कार्य. Being 7 ages. Being 7 ages means एक व्यक्ति के जो कार्य हैं, शेक्सपियर कह रहा है, विलियम शेक्सपियर बता रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है. A man's life has been divided into 7 stages. एक व्यक्ति के जीवन की अवस्था को एक व्यक्ति के जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है. तो दैट लाइन इज क्लियर. अब प्रश्न ये बन सकता है, देयर आर मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे. पोइट्री की शुरुआत में प्रश्न बनेंगे, पोइट्री के बीच में प्रश्न बनेंगे, जब पोइट्री के लास्ट में जो टेक्सुअल क्वेश्चन है वो बनेंगे. पोइट्री से जो अगर क्वेश्चन आए वो कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी पुट किया जा सकता है. अब कैसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है? अगर ये पूछने वाला ये पूछे कि इन द फर्स्ट 2 लाइन्स विच काइंड ऑफ द लिटरेरी टर्म इज यूज्ड, प्रथम 2 पंक्तियों में कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है? मेटाफर, सिमिलीज, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन. तो यहां कौन सा लिटरेचर मैंने शुरुआत में आपको बताया. इन द स्टार्टिंग 2 लाइन्स, इन द बिगिनिंग 2 लाइन्स ए लिटरेरी टर्म इज यूज्ड व्हिच नेम इज मेटाफर. रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ यहां. अब प्रश्न ये बन सकता है, प्रश्न पूछने वाला इस ढंग से पूछ सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन को कितने भागों में बांटा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के अनुसार एक व्यक्ति की अवस्थाएं कितनी हो सकती है? तो अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर ए मैन्स लाइफ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस. एक व्यक्ति की अवस्था को 7 भागों में या 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है. राइट. एट फर्स्ट द इन्फेंट. अब यहां इन 4 लाइनों में यह बताया गया कि संसार रंगमंच है. संसार में रहने वाले सारे के सारे स्त्री और पुरुष उसमें अभिनय करने वाले हैं. उनका इस संसार से प्रवेश भी होता है, इस संसार से उनका प्रस्थान भी होता है. एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारे भाग निभाने होते हैं और उस व्यक्ति के जो बहुत सारे जो भाग निभाने होते हैं, उन बहुत सारे भागों को जो बांटा गया है वो 7 अवस्थाओं में बांटा गया, 7 भागों में बांटा गया. अब यह प्रश्न बनता है कि 7 अवस्थाएं कौन कौन सी है. 1 by 1 विलियम शेक्सपियर इज टेलिंग अस 1 by 1 द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन. व्यक्ति की सबसे प्रथम अवस्था. प्रश्न ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन. व्यक्ति की प्रथम अवस्था कौन सी है? कौन सी प्रथम अवस्था होगी गाइस? कौन सी प्रथम अवस्था होगी स्टूडेंट? आंसर इज बिफोर यू. आंसर आपके सामने है. एट फर्स्ट सबसे प्रथम अवस्था द इन्फेंट, शैशव अवस्था. ओके. द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन इज इन्फेंट. व्यक्ति की सबसे जो प्रथम अवस्था वो है इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट, शैशव अवस्था. यानी जो व्यक्ति के जन्म लेने से लगभग उसकी 3 और 4 साल तक की जो अवस्था होती है, दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट. एम आई राइट? ओके. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग. अब फ्रेंड्स जो फर्स्ट स्टेज में बताया गया कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्रश्न ये बन सकता है कि व्हाट डज इन्फेंट डू इन द फर्स्ट स्टेज. प्रथम अवस्था में एक जो इन्फेंट होता है, एक जो शिशु होता है, वो क्या करता है? म्यूलिंग. म्यूलिंग मीन्स क्राइंग, चीखता है, चिल्लाता है, विपिंग करता है. एंड प्यूकिंग, PUKING, प्यूकिंग और वॉमिटिंग, VOMMITING, वॉमिटिंग. वॉमिटिंग उल्टियां करता है. और यही एक शिशु का कार्य होता है. हम देखते हैं, हम भी तो कभी शिशु थे, शिशु हमारे आसपास में थे, हमने यही शिशु की ड्यूटी, यही शिशु करता है, उसकी ड्यूटी यही होती है. क्या करता है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, चीखता है, चिल्लाता है, उल्टियां करता है. इन द नर्सेज आर्म, दाई के हाथों में. हु इज हेयर नर्स? हिज मदर इज हेयर नर्स. उसकी जो मां होती है वही उसकी दाई होती है. प्रश्न ये बन सकता है इन विच हैंड एन इन्फेंट क्राइज एंड वॉमिट्स. एक शिशु किसके हाथों में चीखता और चिल्लाता है? तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज एन इन्फेंट क्राइज एंड वॉमिट्स इन हिज नर्सेज हैंड. अपनी जो उसकी धाई होती है, उसकी जो मां होती है, उसके हाथों में वो चीखता और चिल्लाता है. ओके. नेक्स्ट, देन मीन्स हियर सेकेंड स्टेज इज स्टार्टिंग. अब यहां पर उसकी दूसरी अवस्था स्टार्ट हो रही है. तो पहली अवस्था कौन सी थी फ्रेंड्स? शैशव अवस्था. शैशव अवस्था में वो चीखता है, चिल्लाता है, उल्टियां करता है. किसके हाथों में? धाई के हाथों में. ओके.
देन आफ्टर द इन्फेंट, शैशव अवस्था की बात वो क्या करता है? द वाइनिंग मीन्स शिकायतें करता हुआ है, एक प्रकार से वो ग्रम्बलिंग करता है, एक प्रकार की वो कंप्लेनिंग करता है, शिकायतें करता है। स्कूल बॉय, ही इज नॉन एज ए स्कूल बॉय, ही इज नॉन एज ए स्कूल गोइंग बॉय, वो स्कूल जाने वाला छात्र होता है। कौन सी स्टेज में? इन द सेकंड स्टेज, अप्रोक्सीमेट वी कैन से नियर अबाउट आफ्टर द 3 and 4 years, 3 और 4 साल के बाद जो उसकी जो एज स्टार्ट होती है वो स्कूल गोइंग बॉय होती है। और यहां पर उसने बोला वाइनिंग दैट मींस वी कैन से इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल बट ही हैज बीन फोर्स्ड टू गो टू द स्कूल, वो स्कूल जाने का इच्छुक नहीं होता, बट ही हैज बीन फोर्स्ड टू गो टू स्कूल, ही हैज बीन कंपेल्ड टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाने के लिए बाध्य किया जाता है, इज नॉट इंटरेस्टेड। ओके, स्कूल बॉय विद हिज स्टेचर, when he has been sent to go to the school, जब उसको स्कूल भेजा जाता है तो उसके जो गार्जियंस होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, और जो भी वो डिमांड करता है अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, दे आल्सो प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी टू द स्कूल गोइंग बॉय, स्कूल छात्र को वो सारी प्रकार की जो सुविधाएं होती है उसको उपलब्ध करवाते हैं। विद हिज सैचल मीन्स SMALL, स्मॉल बैग, दैट मीन्स यू कैन से स्कूल बैग। उसके पास एक छोटा सा थैला होता है, इन विच हिज बैग्स एंड ऑल हिज डेली रूटीन थिंग्स दैट ही हैज रिक्वायर्ड, ही ऑलवेज कीप्स इन हिज बैग, वो बैग में रखता है। ओके, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग चमकता हुआ, मॉर्निंग फेस सुबह के समय उसका चेहरा चमकता है, दैट इज आल्सो लिटरेट टर्म। यहां पर एक लिटरेट टर्म का और यूज हुआ है। Which kind of the literary term? A literary term is used which name is which name is metaphor। यहां पर एक मेटाफर का यूज हुआ है, METAPHOR, मेटाफर, रूपक अलंकार। सुबह के समय में उसका चेहरा चमकता है, देयर इज ए नेचुरल ग्लो। ए स्कूल गोइंग बॉय के चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ग्लो होती है, एक चमक होती है, एक आभा होती है। क्रिपिंग, वॉक वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलता है। क्रिपिंग मीन्स वॉक वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलता है। लाइक स्नेल, लाइक की तरह, स्नेल, व्हाट इज स्नेल? घोंगा, वाटर एनिमल, और वो जो घोंगा होता है उस घोंगे के समान वो रैंक कर चलता है। फ्रेंड्स, गाइज, देयर इज आल्सो लिटरेरी टर्म, यहां पर एक लिटरेरी टर्म का और भी यूज हुआ है, और दैट लिटरेरी टर्म इज नॉन हियर, दैट लिटरेरी टर्म इज कॉल्ड हियर सिमली, SIMILE, सिमली, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब उपमा अलंकार यहां पर किस ढंग से उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, आई टेल यू, बताता हूं। क्रिपिंग लाइक स्नेल, क्रिपिंग कौन करता है? जो क्रिपिंग कर रहा है वो स्कूल बॉय कर रहा है। ओके, और व्हाट इज स्नेल? स्नेल इज एनिमल, मतलब जानवर। और व्हाट इज स्कूल बॉय? ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी। सिमली के अंदर, इन सिमली देयर आर द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिमली के अंदर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर यहां पर भी ह्यूमन बीइंग होता और यहां पर एनिमल की जगह भी अगर ह्यूमन बीइंग होता तो वी कैन से, हम कह सकते हैं देयर इज नो सिमली, कोई सिमली नहीं है। अगर यहां पर होता कि क्रिपिंग लाइक, अगर यहां पर होता कि क्रिपिंग लाइक बॉय, क्रिपिंग लाइक गर्ल्स, क्रिपिंग लाइक ब्रदर सिस्टर, देयर इज नो सिमली। सिमली के अंदर क्या होता है? आई टेल द डेफिनेशन ऑफ द सिमली। इन सिमली के अंदर देयर इज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट देयर गोल, बट देयर एम इज द सेम, लेकिन उनकी विशेषता दोनों की एक ही होती है। ओके, आई टेल एग्जांपल ऑफ सिमली, नाउ सी ऑन द बोर्ड। लता sang a song like कुक्कू, लता ने कुक्कू के समान, एक कोयल के समान गीत गाया। व्हाट इज लता? लता इज ह्यूमन बीइंग, ओके, ये मानव प्राणी है। व्हाट इज कुक्कू? कुक्कू इज एनिमल, एनिमल दैट मीन्स वी कैन से बर्ड, वो एक बर्ड है। तो लता इज ह्यूमन बीइंग, कुक्कू इज बर्ड, बोथ आर सेम? नो, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है।
और अगर यहां पर देखिए ऐसा होता, लता सेंग ए सॉन्ग लाइक कुकू की जगह अगर यहां पर मीरा होता, लता इज आल्सो ह्यूमन बीइंग और मीरा इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो दोनों ह्यूमन बीइंग है। और जहां पर दोनों ह्यूमन बीइंग होते हैं वेयर देयर इज नो सिमिली, यहां पर कोई सिमिली नहीं होती है। जहां पर दोनों ह्यूमन बीइंग होते हैं देयर इज ओनली कंपैरिजन, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुलना होती है। तो अब आप यहाँ पे देखिए सिमिली को हम कैसे डिफाइन करें। लता इज ह्यूमन बीइंग बट कुकू इज नॉट ह्यूमन बीइंग, कुकू इज बर्ड। और सिमिली को पहचानने का जो वर्ड होगा, सिमिली को पहचानने के लिए जो वर्ड आएगा वो या तो लाइक होगा या एज वर्ड होगा। इन दिस एग्जाम्पल लता सेंग ए सॉन्ग लाइक कुकू, इन दिस एग्जाम्पल देयर इज ए सिमिली। ओके, अगर आप इसको ऐसे कहें लता सेंग ए सॉन्ग लाइक मीरा, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो सिमिली, इस सेंटेंस में कोई सिमिली नहीं है। व्हाट इज दिस, क्या गाइस इसमें, देयर इज ओनली कंपैरिजन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ तुलना है। तो नाउ सी हियर, क्रिपिंग लाइक स्नेल, घोंगे के समान रेंग कर चलता है। एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेल इज स्नेल वॉक्स वेरी स्लोली, स्नेल जो चलता है, घोंगा चलता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। और जो बहुत धीरे धीरे चलता है, यही खासियत किसकी होती है, यही खासियत स्कूल गोइंग बॉय की होती है। इफ यू वांट टू गो हिम अहेड, अगर आप उसको आगे भेजना चाहते हैं तो ही ड्रास बैक, स्कूल बॉय ड्रास बैक, वो पीछे की तरफ चलता है। दैट मींस ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द स्कूल, वो स्कूल जाने का इच्छुक नहीं होता है। ही मेक्स द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रिग्रेंस, ही मेक्स द डिफरेंट काइंड ऑफ द कंप्लेंट्स, वो बहुत प्रकार की भिन्न प्रकार की वो बहाने बनाता है। तो यहां क्रिपिंग लाइक स्नेल, लाइक वर्ड आ गया, क्रिपिंग स्नेल। क्रिपिंग कौन कर रहा है, क्रिपिंग जो कर रहा है वो स्कूल गोइंग बॉय कर रहा है। स्कूल गोइंग बॉय किसके समान चलता है, घोंगे के समान चलता है। व्हाट इज स्नेल, घोंगा क्या है, एनिमल है। क्रिपिंग कौन कर रहा है, स्कूल बॉय। तो देयर आर द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। यहां पर कौन से लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है, सिमिली। फ्रेंड्स गाइस, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये स्टेंजा देकर कि इन दिस स्टेंजा, या ये लाइन दी, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल, यू कैन बी आस्क्ड, तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन दिस लाइन विच काइंड ऑफ द लिटरेरी टर्म इज यूज्ड, यहां पर कौन से लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन इज बिफोर यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल टू यू, मैंने आपके सामने सही ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस फर्स्ट लाइन में शाइनिंग मॉर्निंग फेस के अंदर मेटाफर है, रूपक अलंकार है। क्रिपिंग लाइक स्नेल के अंदर रूपक अलंकार नहीं है, बट हियर इज सिमिली, यहां जो प्रयोग हुआ वो किसका हुआ है, सिमिली का हुआ है। ओके, am I right? Okay. Then last line of this stanza, unwillingly to school, unwillingly, that means he is not interested to go to school. Who is not interested to go to school? पर्सन ऐसा भी बन सकता है, पर्सन ये भी बन सकता है, देखिए, who is not interested to go to school, स्कूल जाने का इच्छुक कौन नहीं होता है, इन्फेंट, नो, शैशव अवस्था के अंदर नामुमकिन है, संभव ही नहीं है। स्कूल गोइंग बॉय, उसके बाद भी प्रश्न ये दिया जा सकता है, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून, ओल्ड एज। तो क्या होगा, स्कूल, क्योंकि स्कूल जो जाने की उम्र है वो निश्चित है, और स्कूल जाने की जो टाइमिंग, जो बिगिनिंग जो स्टार्ट होती है वो तो स्कूल बॉय से होती है, ये हमने पढ़ा है। तो इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के इच्छुक कौन है, कौन ही होता है, उस शब्द को हटाइए, ए स्कूल बॉय, एक स्कूली छात्र, बाकी सेम, इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने का इच्छुक नहीं होता है। अनविलिंगली आ गया ना, अनविलिंगली का मतलब नॉट इंटरेस्टेड टू स्कूल, दैट मीन्स ही हैज बीन फोर्स्ड, उसको बाध्य किया जाता है और उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। ओके, ये स्टेजा आपका क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा इसका रिपीट कर देता हूं जितना इसको करवाया। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, विलियम शेक्सपियर ने पूरे संसार को रंगमंच कहा। संसार में रहने वाले सारे के सारे स्त्री और पुरुष, ऑल द मैन एंड विमन, दे आर मेयरली प्लेयर, उसके अंदर रहने वाले सारे के सारे स्त्री और पुरुष वो प्लेयर्स हैं। वंस अगेन आई रिपीट टू यू माय गाइस, इन टू लाइन्स में, बिगिनिंग टू लाइन्स के अंदर देयर इज आल्सो ए लिटरेरी टर्म इज यूज्ड व्हिच नेम इज मेटाफर, एक लिटरेरी टर्म का यूज है जिसका नाम मेटाफर है। थर्ड, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, वो इस संसार में प्रवेश भी करते हैं और इस संसार से वो
प्रस्थान भी करते हैं। इस संसार में स्त्री और पुरुष इस प्रकार से प्रवेश करते हैं, इस प्रकार से प्रस्थान करते हैं, जैसे एक रंगमंच के ऊपर एक कलाकार आता है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत सारे भाग निभाता है। और एक व्यक्ति कैसे भाग निभाता है? विलियम शेक्सपियर ने एक व्यक्ति के जो भागों को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। सबसे उसकी जो प्रथम अवस्था आती है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन? व्यक्ति की प्रथम अवस्था कौन सी है? व्यक्ति की जो प्रथम अवस्था है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज? इन्फेंट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेज। ओके, अब फर्स्ट स्टेज में क्या करता है? वो चीखता है, चिल्लाता है, भाई के हाथों में उल्टियां करता है। उसके बाद में स्कूल बॉय की जो एज है वो स्टार्ट होती है। उसके पास एक छोटा सा थैला होता है, उसका चेहरा सुबह के समय में चमकता है, वो घोंगे के समान रैंक कर चलता है, वो स्कूल जाने का इच्छुक नहीं होता है। तो सेकंड जो स्टेज है, सेकंड स्टेज के अंदर 2 लिटरेचर का यूज हुआ है, एक में शाइनिंग मॉर्निंग फेस के अंदर मेटाफर और क्रीपिंग लाइक स्नेल के अंदर सिम्बली का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अपनी ओपिनियन, अपने सजेशन प्लीज मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम इससे आगे का जो स्टेज है वो कल लेकर आएंगे, और कल आपके सामने जो थर्ड स्टेज है, थर्ड जो लवर की है, फोर्थ जो सोल्जर की है, उसको आपके सामने में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।